आपको बस एक ही चीज़ पीछे रख सकती है, वो है आपका आलस। वो छोड़ दो, ज़िंदगी बहुत कामयाब होगी। और ये अभी छोड़ो, ये नहीं कि जब सब बिगड़ गया आप छोड़ दिया, अब 5 बजे उठ के रो रहे हैं ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बट अभी सुधर जाओ, अभी वक्त है, यही तो टाइम है मेहनत करें, फिर तो कमाने का वक्त होता है। आपने कछुआ और खरगोश की तो सुनी होगी कहानी। खरगोश आपको लगता है खरगोश से हार गया होगा कछुआ, ऐसा लगता है आपको? उसका आलस मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ उसका आलस उसको लेकर डूब गया। उसने सोचा बहुत, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, ऐसे चुटके भरा दूंगा कछुए को। और कछुए में क्या था? कंसिस्टेंसी। वो थोड़ा ही थोड़ा करता था, लेकिन रोज करता रहता, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। क्या आपको क्या लगता है किसी ने बैठ के रेस देखी होगी? वो ये बेटा कहानी बनाई गई है, बट सीख बहुत बड़ी है इससे। तो जीतता वो नहीं जो तेज है, शार्प है, फास्ट है, इंटेलिजेंट है, जीतता वो है जो लगातार मेहनत करता रहता है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एवरी चैप्टर के। हाँ, ये ऑर्डर में नहीं होंगी बिकॉज टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो जो ज्यादा टफ या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे, बाद में जो थोड़े इजी चैप्टर्स हैं उन पर बाद में फोकस रहेगा। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं? इसमें हम 4 क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज, 4 क्वेश्चंस करेंगे शॉर्ट टाइप आंसर्स, 4 क्वेश्चंस करेंगे हम लॉन्ग टाइप आंसर्स, 4 क्वेश्चंस रहेंगे असर्शन एंड रीजनिंग के, एंड 4 क्वेश्चंस रहेंगे आपके केस बेस्ड। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम हमने रखा है सर्वश्रेष्ठ। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है 3, चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट वीडियो। तो चैप्टर है 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक एमसीक्यू है। रीड कीजिए। शो बिलो आर दी ग्राफ्स, ये वाला आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ऑफ दी लाइंस y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, x प्लस y इक्वल्स टू 6 एंड px प्लस qy इक्वल्स टू r. Which of these is the solution for the pair of equations x plus y is equals to 6 and px plus qx equals to r? तो देखने में तो देखो आपको बहुत खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन आइए देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही है। और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप ये वाली इक्वेशन देखिए और ये वाली इक्वेशन देखिए, इन दोनों का आपको सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन वो होता है जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो एक तो रही ये वाली इक्वेशन और दूसरी कौन सी है? ये वाली इक्वेशन। अब आप देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप सही से देखें तो यहां पर आपको x की वैल्यू मिलेगी 4 और अगर आप सही से देखें तो y की वैल्यू मिलेगी 2। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, बट लैंग्वेज ने आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रिप्रेजेंट किया है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा ही एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट सिर्फ एक क्वेश्चन है तो बच्चे इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रीड कीजिए। इफ two lines are given to be parallel, 2 lines क्या है? Parallel. The equation of one of the lines is this. तो एक लाइन की इक्वेशन आपको दे दी है। The equation of the second line can be, तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं बताने। पहले आप समझिए, 2 लाइंस पैरेलल हैं जिसमें से एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है विच इज 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। सेकेंड लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है, बट वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल। पैरेलल के लिए हमने पढ़ा हुआ है इनकंसिस्टेंट होती है लाइन, इनकंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब a1 ओवर a2 विल बी इक्वल्स टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। ठीक है, तो जरा देखते हैं। जैसे कि इसको देखिए, ऑब्वियसली हमें ऑप्शंस में से ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो रेशियो निकाल लेते हैं इसका इसके साथ, ठीक है। पहले इसके साथ देखिए, ये है a1, ये है a2, ये है a1, b1 और c1। इसको मान लेते हैं a2, b2 एंड
C2। देखिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर भी बता सकता हूं, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से मैं आंसर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 9, B1 की वैल्यू है -2, साइन के साथ में लेना है, और B2 की वैल्यू कितनी है 8। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो आपस में ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, यहां पर A1 की वैल्यू जरा देखिए 3 है, और A2 की वैल्यू यहां पे कितनी है -12, B1 की वैल्यू वहां पर देखिए कितनी है -2, और B2 की वैल्यू यहां पे कितनी है -8। अब आप देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव और ये वाली पॉजिटिव, अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, 2 से, जहां पर आपका आंसर आ जाए फिर आपको नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 में से एक ही तो करेक्ट होगा। आइए देखते हैं ये वाला। A1 की वैल्यू जरा देखिए, A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू आप यहां से लेंगे विच इज -12, इक्वल्स टू B1 की वैल्यू है -2, और B2 की वैल्यू कितनी है प्लस का 8 है। तो ठीक है, पहले इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर आ जाएगा -3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। यहां पर देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। लेकिन अब हमें C1 ओवर C2 भी चेक करना पड़ेगा, ये आपस में इसके इक्वल नहीं आने चाहिए। हो सकता है इसमें इक्वल आ जाए, है ना, अगर इक्वल आ गए तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा। तो ये देखते हैं, वहां पर C1 की वैल्यू कितनी है 5, C1 की वैल्यू है 5, और C2 की वैल्यू कितनी है 7। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं ये दोनों -1/4 है और ये 5/7 है, तो ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड कीजिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इफ x is equals to a, y is equals to b, is the solution of the equation x minus y equals to 2 and x plus 4 equals to 4, x plus y is equal to 4, then the values of a and b are, a और b की वैल्यू बता दी। उन्होंने क्या बोला कि a एंड b क्या है, इसके सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 दिया हुआ, तो x की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं a, y की जगह पर आप क्या पुट करेंगे b। सिमिलरली यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी है भाई a, और y की वैल्यू कितनी है b, दिया हुआ है कितना 4। तो बेसिकली इन दोनों को पुट करने के बाद अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही बनेगी, और अब आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपली क्या कीजिए, ऐड कीजिए। देखिए ये एमसीक्यू है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, यहां पर ना ही कुछ लिखकर दिखाने की जरूरत है। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, यहां पर आ जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 3। पहले देखो a की वैल्यू अगर सिर्फ एक जगह कहीं पर होती 3 तो मैं आगे सॉल्व ही नहीं करता, क्योंकि मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। बट यहां पर 2 जगह पर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब अभी मैं श्योर नहीं हूं कि b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब हमें b की वैल्यू भी निकालनी होगी। कैसे निकालोगे भाई b की वैल्यू, जरा देख लो। a माइनस b दिया हुआ है कितना 2, a को ऐसे ही छोड़ दीजिए, b सॉरी कोई से भी वैसे तो ले सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। a की वैल्यू की बने, b की वैल्यू नहीं। a की वैल्यू कितनी है 3, तो a की जगह पर 3 पुट कर दिया, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 MCQs। आइए देखते हैं लास्ट। तो एक बार रीड करते हैं भाई। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू दिस, B इक्वल्स टू दिस, C इक्वल्स टू दिस। तो कोई एक ट्राइंगल है जिसके 3 एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमें यह पता है 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180, और साथ में उन्होंने क्या दिया, एंगल C और एंगल B के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री। भाई एक बार मैं कंफर्म कर लूं, 9 डिग्री है, 90 डिग्री तो नहीं है, 9 डिग्री, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, दिस सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज। तो पहले आप ग्रेटेस्ट एंगल निकालिए, स्मॉलेस्ट एंगल निकालिए, और उन दोनों का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है।
तो बेसिकली हमें ए, बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो डिग्री में दिए हुए हैं। तो एमसीक्यू है, हमें ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन 3 एंगल्स का सम कितना होगा 180। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको चलो एक्स ले लेते हैं, डिग्री विग्री लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो बाद में लगा देंगे। बी की वैल्यू है 3x माइनस 2 और सी की वैल्यू है y। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहां पे आ जाएगा 4x, यहां पे है प्लस y, ये देखो माइनस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये रही फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन देखो, c माइनस बी, सी की वैल्यू कितनी है जरा देखो, सी की वैल्यू है, नहीं, सी की वैल्यू जरा देखिए, सी की वैल्यू है y और b की वैल्यू क्या है देखो जरा, b की वैल्यू है ब्रैकेट में 3x माइनस 2। सॉल्व कीजिए, यहां पर आ जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस 3 प्लस का 2 इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको उधर लेकर जाओ, ठीक है, और इसको उधर ले आओ। तो मैंने 2 को यहीं छोड़ दिया, ये प्लस में था, इधर जाकर माइनस, और इन दोनों को उधर लेकर जा रहा हूं। तो ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर आएगा -7, और यहां पर क्या है 3x माइनस y। अब अगर मैं इसको घुमाकर लिख दूं तो उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये रही मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इधर, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, तो 4x प्लस y इक्वल्स टू 182 और 3x माइनस y इक्वल्स टू -7। दोनों को प्लस कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का y और ये माइनस का y। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 7x। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 12 माइनस 5 विल गिव यू कितना 175, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 2 7, x इक्वल टू 25। अब जरा देखिए, यहां पर x की वैल्यू तो 25 आ गई, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए y, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, चलो यहां पर पुट कर देते हैं। यह दिया हुआ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -7, x की वैल्यू कितनी है 25 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस, देखो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 75। ये माइनस का 7 है, इधर लेकर आओगे तो प्लस का 7, ये माइनस का y है, उधर लेकर जाओगे तो प्लस का y, ठीक है। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75282। तो x और y की वैल्यू तो आ चुकी है, और किसी की भी निकालनी है नहीं। अब जरा देखो, अब हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। एंगल a की वैल्यू कितनी है भाई x, एंगल a x, और x की वैल्यू आ चुकी है कितनी 25। एंगल c की वैल्यू भी आ चुकी है y की वैल्यू कितनी है 82। एंगल b की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। एंगल b कितना है 3x माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आई थी 25, तो यहां पे 3 इंटू 25 माइनस 2, 75 माइनस 2 73। अच्छा, अब उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल का सम। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा देखो जरा, 7 और 10 107, तो 107, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के एक और भी क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको रीड करके बता देता हूं, क्योंकि 4 MCQs बोले हैं। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बुक में भी है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, ठीक है। तो ये आपके MCQ में दिया हुआ है, और आपके NCERT में भी एक ऐसा क्वेश्चन है। तो एंगल्स वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 MCQs। आइए बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, प्लीज नोट इट डाउन। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर आपको ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं तो यहां से आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, सॉल्यूशन देखिए जरा। b1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, एंड c1 की वैल्यू मिल जाएगी 7।
A2 की वैल्यू मिल जाएगी k+1, B2 की वैल्यू मिल जाएगी 2k-1 एंड C2 की वैल्यू मिलेगी 4k+1। उन्होंने बोला है सिंस lines have या equations have infinite many solutions, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि A1 over A2 will be equals to B1 over B2 and C1 over C2। तो A1 की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको 2, A2 की वैल्यू कितनी है k+1, यहां से B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू कितनी है k-1, C1 की वैल्यू कितनी है 7 और C2 की वैल्यू कितनी है 4k+1। तो आप क्या कीजिए, लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए और यहां से कैलकुलेट कीजिए, इन दोनों को ले लीजिए इक्वल, इन दोनों को लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2k-1 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3k+1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4k प्लस, अच्छा माइनस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2। आगे देख लीजिए, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3k प्लस 3 को आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 3, ठीक है। इसको इधर लेकर जाइए और इसको इधर, तो 4k-3k, ये माइनस में उधर जाकर प्लस, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है भाई। इसको भी सॉल्व करके चेक जरूर कर लिया करो, मैं करा देता हूं, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। देखो तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 2 को चेक कर लिया, अब लास्ट 2 को चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली, देखो 3 4k+1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 2k-1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12k, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 14k, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -7। तो इसको इधर लेकर जाइए और इसको इधर, ठीक है। तो यहां पर 3 तो था ही, ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। यहां पर 14k तो था ही, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, तो दोनों ही केसेस में k की वैल्यू कितनी आ रही है 5। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट वैल्यूज आ जाती है, k की और भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो यहां पर दोनों ही बार क्या आ रहा है, k की वैल्यू 5 आ रही है, सो देयरफॉर k इज 5, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो आपसे सीबीएसई में दिल्ली में 2018 में पूछा गया है, ठीक है। रीड करते हैं, इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो आपको ब्लू कलर का अंदर नजर आ रहा है ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की एक खास बात होती है कि सारे के सारे एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं और पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही रेक्टेंगल दिया उसकी प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में आ जानी चाहिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत ईजी है नो डाउट, बट फिगर देख के बच्चों को डर लग जाता है और वो छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना भाई, डायरेक्टली लीजिए इसकी वैल्यू इसके इक्वल। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, जरा देख लीजिए। सिंस ABCD is a rectangle and as we know pair of opposite sides of a rectangle are equal। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हैंस x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के। रीजन क्या दोगे आप, रीजन दोगे कि AB जो है वो इक्वल है किसके, DC के। सिमिलरली अब मैं डिटेल में करा रहा हूं क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 14 के। रीजन क्या है, हाँ जी भाई रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि जो CB है वो किसके इक्वल है,
AD के। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं रेक्टेंगल की? इक्वल। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो इधर जरा, y से y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2x, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 44। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, और यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? 22। अब आप क्या कीजिए? पुट x इक्वल्स टू 22 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई कितना है? जरा देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में 30। यहां पर x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, विच इज 22। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे 2020 में CBSE दिल्ली में पूछा गया है। एक बार रीड कीजिए। देखिए, एज वाले क्वेश्चंस हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे, तो आपको एज वाले, 2 डिजिट वाले, रेशियो वाले, इस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी ही होगी। रीड कीजिए। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son। तो दो लोग हैं, एक फादर और दूसरा सन है, ठीक है। 3 years later hence the father's age will be 10 years more than twice the age of the son। determine their present age। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए जरा। let father's present age be x years। तो फादर की प्रेजेंट एज मैंने क्या लेट कर ली? x years, एंड his son's present age be y years। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू केस वन देखिए जरा, या फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो वो क्या कह रहे हैं? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर की प्रेजेंट एज इज 3 years मोर। 3 years मोर कैसे करोगे? अगर आप 3 ऐड कर दो, 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। 3 times द एज ऑफ हिज सन। सो फादर्स एज इज 3 years मोर देन 3 times हिज सन्स एज। समझ में आ गई बात? यानी तो इसको इधर लेकर आ जाइए, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड देखिए, आफ्टर 3 years के बाद होगा क्या? फादर्स एज कितनी हो जाएगी? या फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मुझे ये बताइए कि 3 years के बाद क्या होगा? इसके फादर की एज भी 3 years बढ़ जाएगी, मतलब कि x प्लस 3, और सन की एज भी बढ़ जाएगी, विच इज y प्लस 3। अब जरा देखिए, फादर्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन आफ्टर 3 years। तो 3 years के बाद क्या होगा? उसके फादर की एज हो जाएगी x प्लस 3, और वो क्या कह रहे हैं? उसकी 3 years लेटर फादर्स एज विल बी 10 years मोर। 10 years मोर कैसे निकालोगे आप? आप 10 ऐड कर देंगे। 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। सन की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। अब दोबारा से देखेंगे, आफ्टर 3 years, भाई इसके फादर की एज भी 3 बढ़ जाएगी। भाई सपोज अगर आपकी एज अभी 15 है, तो 3 years के बाद आपकी एज कितनी होगी? आप अपनी प्रेजेंट एज में 3 ऐड कर दीजिए, आप 18 years के हो जाएंगे। तो अभी इसके फादर की एज है x, तो x में अगर आप 3 ऐड करोगे तो फादर की एज मिल जाएगी आफ्टर 3 years। इसी तरीके से सन की प्रेजेंट एज है अभी y। 3 years के बाद उसके सन की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। लेकिन 3 years के बाद इसकी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। वो क्या कह रहे हैं? आफ्टर 3 years फादर्स एज विल बी 10 years मोर कैसे निकालोगे? आप ऐड करोगे 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये क्या आ जाएगा 10। ठीक है, नंबर्स को उधर ले जाइए, y को इधर ले आइए, तो x माइनस 2y विल बी इक्वल्स टू, देखो ये 16 है, 16 माइनस 3, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 13। ये रही सेकेंड इक्वेशन। देखो x के कोफिशिएंट सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। मैं कहूंगा इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, वो ज्यादा इजी रहेगा। कैसे, देखो इधर ये माइनस में, उधर जाकर प्लस, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, इसकी वैल्यू मैं किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 3 था। अच्छा, x की वैल्यू है क्या, देखो इधर जरा, x की जगह पर आप पुट कर सकते हो 13 प्लस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, 13 को ऐसे ही रहने दीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा माइनस y, क्योंकि माइनस का 3 प्लस का 2, ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू 10 आ गई। भाई x की भी तो बतानी है, उन्होंने क्या पूछा, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों ही बतानी है। तो y की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, पुट y इन सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है, या फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट में पुट कर दें, चलो फर्स्ट में पुट कर दो। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, विच इज x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। यहां पर आपको क्या पुट करना है, y की वैल्यू पुट करनी है, और y की वैल्यू कितनी है जरा देख लो, 10। ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 30, उधर जाकर 30 प्लस 3। ठीक है, या फिर 3 इधर रख दो, ये माइनस में, उधर जाकर प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो अब आप लिखोगे भी, प्रॉपरली लिखकर बताओगे, फादर्स 33, हाँ ऐड करके भाई 33 आएगा। फादर्स प्रेजेंट एज इज 33 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इज, सन की प्रेजेंट एज कितनी है भाई, देखो ये जो y आया वही, इसका मतलब 10 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि है 8। अगेन ये 2016 में आपसे पूछा गया है। मेरा फोकस ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो, साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हो, तो आपको ये पता भी चलेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको टाइप बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो रेशियो वाले क्वेश्चंस की आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एज वाले क्वेश्चंस की आप और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। द इनकम ऑफ 2 पर्संस ए एंड बी, तो कोई 2 लोग हैं ए एंड बी, आर इन द रेशियो, तो उनकी जो इनकम है वो दी हुई है रेशियो में, एंड दैट इज 8:7, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 19:16, मतलब कि उनके खर्चों के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे हैं, वो रेशियो में दिए हुए हैं, दैट इज 19:16। इफ देयर सेविंग्स आर दिस, मतलब कि दोनों की सेविंग क्या है, सेम है, एंड दैट इज 2550 पर मंथ। ठीक है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो हमें पता है कि जब भी रेशियो में क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं तो हम वहां पर x एंड y लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, लेट करेंगे इनकम, लेट इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी हो जाएगी 8x, एंड इनकम ऑफ बी equals to 7x. Is that clear? Similarly, expenditure of A, इसको y लगा लेते हैं भाई यहां पर 19y, and
एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना 16y। ठीक है भाई, एक बात बताओ, इनकम ज्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं तब ही सेविंग्स हो सकती है। अगर आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो सेविंग तो हो नहीं सकती। तो ऑब्वियसली आपकी इनकम ज्यादा होगी और सेविंग्स कम होगी, एक्सपेंडिचर्स कम होंगे, तब आपकी सेविंग होगी। तो बेसिकली अगर मैं इसकी इनकम में से इसकी एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी सेविंग मिलेगी। ये रही फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं बी वाले की बात करूं तो इसकी इनकम में से अगर मैं इसके एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दूं तो मुझे इसकी भी इनकम मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आप क्या कीजिए, देखिए दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन से। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो कुछ हो सकता है सब्स्टिट्यूशन से कर लो। 2550, अच्छा ओके। वैसे तो ये दोनों इक्वेट भी कर सकते हो लेकिन तब भी रेशियो ही आएगा तो कोई फायदा है नहीं। तो आप क्या कीजिए, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए। चलो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2550 प्लस 16y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को आप क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर। देखिए अगर आप सेकंड इक्वेशन से कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं तो आपको फर्स्ट में पुट करना होगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है जरा देख लीजिए, 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 2550। 8 और x की वैल्यू कितनी है भाई, जरा इधर से देख लीजिए, 2550 माइनस, यहां पे माइनस नहीं प्लस है, प्लस का 16y डिवाइडेड बाय 7, और आगे क्या है माइनस 19y विच इज 2550। ठीक है, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा 8 और यहां पे कितना आएगा 2550 प्लस 16y, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 16y 2550। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 इंटू 2550 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 16y माइनस, देखो 8 सिर्फ इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 133। ठीक है, अच्छा ये 7 जो डिवाइड हो रहा था उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 2550। ठीक है, अच्छा अब जरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा इजीली सॉल्व हो सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे। 2550 इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दूं, इसको इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। ठीक है, 8 6 कितना होता है 48 12 128 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 128 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 5y, 7 इंटू 2550, ये माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और 8 इंटू 2550 माइनस 7 इंटू 2550 इक्वल्स टू 5y। देखो जरा ये और ये क्या है सेम, तो ये क्या आ जाएगा 8x माइनस ये क्या आ जाएगा 7x। अगर ये दोनों सेम होते, ध्यान देना, अगर यहां पे 8x होता और यहां पर 7x होता तो आंसर क्या आता 1x। इसी तरीके से यहां पर 8 इंटू 2500 है और यहां पर 7 इंटू 2550 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 इंटू 2550 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये देखो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 5 एंड 5 1 0, तो यहां से y की तो वैल्यू आ गई कितनी 510, x की वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये नोट कीजिए, देखते हैं x की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। यहां पर सेकंड इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है तो इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो 7x माइनस 16 इंटू वाई
और y की वैल्यू कितनी है 510, 2550। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है भाई 8160। भाई देखो स्टूडेंट्स बता रहे हैं तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है 2550। ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 7x है यहाँ पर, 7x इक्वल्स टू, ये माइनस में उधर जाकर प्लस करोगे तो 2550 प्लस 8160, इसको ऐड करोगे तो 0 11 कैरी 1 6 7 और यहां पे आ जाएगा 10। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10710 डिवाइडेड बाय 7। सॉल्व कीजिए। अच्छा सारा ऐसे बता दो, हैं मुझे मेहनत मत करने दो। तो देखो 7 1 7, 7 5 35, 7 3 21 और 0। हाँ जी ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1530। तो सैलरी या फिर मंथली इनकम, मंथली इनकम लिखो, मंथली इनकम ऑफ ए कितनी है, ए की इनकम कितनी है भाई 1000। हाँ अच्छा, मंथली इनकम ऐसा थोड़ी ना है कि मंथली इनकम तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी 8x, तो 8 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 1530। ठीक है, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0 8 3 24 कैरी 2 8 42 12, तो 12240। ठीक है, फिर मंथली इनकम, इनकम ऑफ बी, बी की मंथली इनकम कितनी है जरा देखिए, बी की मंथली इनकम है 7x, तो 7x, तो 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1530, जिसकी वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 0 3 1 7 3 21, 7 5 35 37, 3 1 30, तो 10,710। ठीक है, तो ये है आपकी मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, तो ये नोट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्लीज नोट इट डाउन। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है बट लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड कीजिए। अ बोट गोज 30 किलोमीटर upstream and 40 kilometers downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. ठीक है, देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, समझिए जरा। हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। पहले समझते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का फंडा क्या है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली आपको एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सपोज ये है रिवर, ठीक है, और वाटर फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरफ, तो कुछ वाटर की स्पीड होगी लेट से y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके अंदर रखी हुई है बोट, ऑब्वियसली ये है हमारी बोट, इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर रिलेटिव स्पीड की। किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड को जरा आप समझिए, देखिए वाटर जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और अगर बोट भी नीचे की तरफ ही जा रहा है, भाई वाटर तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ जा ही रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जब नीचे जाता तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम।
अच्छा, वाटर भी नीचे जा रहा है और बोट भी नीचे जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिलेटिव स्पीड डाउनस्ट्रीम में दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये बोट ऊपर की तरफ जाए तो इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वाई? बिकॉज वाटर लगा रहा है नीचे की तरफ फोर्स और बोट लगा रही है ऊपर की तरफ फोर्स। तो होगा क्या कि इनकी स्पीड जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है। अगर इस बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से कम हुई ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वाटर इसको फ्लो करके नीचे ले जाए, नीचे बहा कर ले जाएगा। अगर बोट की स्पीड इस वाटर की स्पीड के बराबर हो गई तो ये जगह पे हिलती रहेगी, ना ऊपर जाएगी और ना ही नीचे जाएगी। अगर बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा हुई तभी ये ऊपर जा पाएगी। इसका मतलब यह है कि जब हम बात करते हैं अपस्ट्रीम की, तो दोनों की स्पीड जो है वो सबट्रैक्ट हो जाती हैं। और अगर बोट ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली बोट की स्पीड ज्यादा होगी और वाटर की स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये होती है रिलेटिव स्पीड। साथ में दोनों को कंबाइंड करके आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर मैं टाइम को इधर लेकर जाऊं और स्पीड को नीचे लेकर आऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, अब अगर मैं इनके रिलेटिव स्पीड की बात करूं, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड केस 1 हम करेंगे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड जो है, अपस्ट्रीम के केस में जो स्पीड है वो सबट्रैक्ट हो जाती है। और अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं, डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो स्पीड ऐड ऑन हो जा सकती है। देखो, आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। बस यही बात समझने वाली है। अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है। देखिए जरा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इधर देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो जब 30 किलोमीटर, अब बोट गोज अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो भाई ऊपर जब जाएगा तो देखो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको अपस्ट्रीम वाली स्पीड लेनी पड़ेगी, मतलब के x माइनस वाई। तो क्या हो गया, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो कुछ टाइम इसको लगेगा ऊपर जाने में अपस्ट्रीम में, और कुछ टाइम लगेगा इनको वापस आने में। और वापस आने में कितना, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बोला है, तो 44 किलोमीटर प्लस x प्लस वाई। तो कुछ टाइम लगेगा ऊपर जाने में अपस्ट्रीम और कुछ टाइम लगेगा नीचे आने में। कैसे मिल रहा है टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर अपस्ट्रीम वाली स्पीड, डिस्टेंस ओवर डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड। तो दोनों का जब आपको टाइम ऐड ऑन करोगे तो वो कितना बोल रहे हैं, इन 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में वो अपस्ट्रीम जाकर डाउनस्ट्रीम वापस आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, इन 13 आवर्स, इन 13 आवर्स 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम वाली स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम। और आगे क्या है, 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम कितना है, x प्लस वाई। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूं कि भाई कोई बोट है, पहले वो अपस्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर और फिर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आती है। तो टाइम कैसे मिलेगा, स्पीड ओवर टाइम। डाउनस्ट्रीम का टाइम कैसे मिलेगा, स्पीड ओवर, सॉरी डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो ये दोनों आपकी इक्वेशंस बनकर आ गई हैं। अब क्या है, अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मैं जरा इसको इरेज करता हूं, जब तक आप ये नोट कीजिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं 1 ओवर x माइनस वाई को p या फिर a लेट कर सकते हो, एंड
1 ओवर x प्लस वाई को लेट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं एलसीएम भी लूंगा ना तब भी ये सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उधर चला जाएगा, फिर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी नहीं। आपको पता ही है जब डिनोमिनेटर में आते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसको p लेट करना होता है। मैंने किसको p लेट किया, जरा ध्यान से देख लीजिए, 1 ओवर x माइनस वाई को। क्यों मैंने किसको लेट किया है, 1 ओवर x प्लस वाई को, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, जरा देखिए, 1 ओवर x माइनस वाई, मतलब कि यहां पे आप क्या पुट कर देंगे, p। फिर यहां पे क्या करेंगे आप, 44 ओवर 44q इज इक्वल टू 10। और अगर मैं यहां की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 40p और साथ में क्या आएगा, 55q, यहां पर आएगा 13। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए q की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस, तो 55q इक्वल्स टू 13 माइनस 40p, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 13 माइनस 40p डिवाइडेड बाय 55। अब इस q की वैल्यू को आप क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। इसको ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ q इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो जरा देखिए क्या होगा, 30p प्लस 44q, q की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 40p डिवाइडेड बाय 55 इक्वल्स टू 10, ठीक है। देखो बोथ आर डिविजिबल बाय 11, तो 11 4 जा एंड 11 5 जा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और एलसीएम ही लेना पड़ेगा, और कुछ बच नहीं रहा ऑप्शन, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो देखो एलसीएम लोगे तो 3 5 जा 15, मतलब 150। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5। देखो 4 4 जा कितना आ जाएगा, 16p इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय क्या है, 5, ठीक है। अब भाई स्पेस है नहीं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सारी इक्वेशंस लिख लेते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो मैंने लिख ली हैं, यहां तक हम पहुंच गए थे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जरा देखिए भाई, इसको और इसको देखो, ये तो जाके उधर मल्टीप्लाई कर दो, खत्म करो इसको, टाटा बाय बाय। तो 150 यहां पर है 52, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 10p, इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो 50, ठीक है। अब ये माइनस वाली टर्म है ना, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर लेकर आओ, तो 52 माइनस 50 इक्वल्स टू 10p। इन दोनों को सॉल्व करोगे 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, तो यहां से p की वैल्यू मिल गई 1 ओवर 5, ठीक है। q की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, पुट p इक्वल्स टू 1 ओवर 5 इन, किस में पुट करें, 5 से दोनों एक कैंसिल आउट हो रहे हैं, इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए p की वैल्यू, तो 30p प्लस 44q इक्वल्स टू 10। p की वैल्यू कितनी है, 1 ओवर 5, तो 30 इंटू 1 ओवर 5 प्लस 44q इक्वल्स टू 10। तो 5 6 कितना होता है, 30। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 10 माइनस 6, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 4। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओवर 11, ठीक है। अब हमें यह पता है कि जो p है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, x माइनस वाई के इक्वल है, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 ओवर। देखो p की जगह पर मैंने ये पुट कर दिया, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, 1 ओवर 5। आगे आप लिख भी दोगे p इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इज इक्वल टू x माइनस वाई, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा, q जो है वो 1 ओवर 11 के इक्वल है, और q की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 ओवर x प्लस वाई। यहां से भी आप इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 11, और ये आ जाएगा x प्लस वाई के इक्वल। इसको ऐसे लिखो, या x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, बात एक ही है। मैंने क्या किया, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन,
और इसको ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं। एडिंग, भाई 5 मार्क का क्वेश्चन है, 4-5 मार्क्स में आता है, लॉन्ग आंसर टाइप है तो टाइम तो लगेगा। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 11। देखो जब ऐड करोगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का y है और ये माइनस का y कैंसिल आउट। ये कितना आ जाएगा 2x। इन दोनों को ऐड करोगे 16, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब पुट x इज इक्वल टू 8 इन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इनमें से किसी में भी पुट कर दीजिए, तो मुझे लगता है ये ज्यादा इजी सिंपल है। इन फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि माइनस देख के भाई डर लगता है, लगता है नहीं लगता है। x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 11 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछी थी स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो बेटा लिख दोगे हैंस स्पीड ऑफ बोट इज, बोट की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की कितनी है इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वो भी हमारा लॉन्ग आंसर टाइप ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए ये इसका हो सकता है सॉल्यूशन इजी आ जाए, ठीक है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो बच्चों को परेशान करती है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीड कीजिए, 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर is equal to the 4 times the number obtained by reversing the order of its digits. If the difference of the digits is 3, determine the number. ये जो डिजिट 2 डिजिट यही परेशान करते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं पहले 2 डिजिट का फंडा है क्या। भाई मान लीजिए 32 क्या है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे आई होगी 30 प्लस 2 करके, इसको हम बोलते हैं वंस डिजिट, और इसको हम बोलते हैं टेंस डिजिट, ठीक है। वंस डिजिट जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलती है वैल्यू उसकी, और टेंस डिजिट की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलती है, ठीक है। तो ये है इनका ओरिजिनल ऑर्डर। अगर वो कहते हैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो, रिवर्स का मतलब जो 2 लिखा हुआ है उसको पहले लिख दीजिए और 3 को लिख दीजिए बाद में, तो इस केस में होगा क्या, जो टेंस डिजिट था अब वो बन जाएगा वंस डिजिट, और जो वंस डिजिट पर था अब वो बन जाएगा टेंस डिजिट, ठीक है भाई। अच्छा, इसकी अगर मैं वैल्यू आपसे पूछूं तो ये तो इसकी वैल्यू तो मिलेगी 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसकी वैल्यू मिलेगी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है आपका 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। अब अगर ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी जगह पर x लिख दूं और या y लिख दूं इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर लिख दूं x, तो कोई 2 डिजिट होंगे, पहला मान लीजिए x और दूसरा मान लीजिए y, ठीक है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, अभी इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी 10x, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सेम ही रहेगा। जैसे 2 1 जा क्या होता है 2, 3 1 जा क्या होता है 3, इसी तरीके से y 1 जा क्या रहेगा y। इन दोनों को जब आप ऐड करो, जैसे 30 प्लस 2 को ऐड कर रहे हो तो 32 आ रहा है, वैसे ही 10x प्लस y को मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। अब अगर वो आपसे कह रहे हैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, मतलब कि y को पहले लिख दीजिए और x को बाद में, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 10y प्लस x, ठीक है। तो ये है पूरा क्वेश्चन कि ओरिजिनल नंबर ये है और इसका ऑर्डर रिवर्स करने के बाद ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा सॉल्यूशन, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट वंस डिजिट बी y एंड टेंस डिजिट बी x। वंस डिजिट पर y है और टेंस डिजिट पर x है।
तो ओरिजिनल ऑर्डर क्या होगा, ओरिजिनल ऑर्डर या ओरिजिनल वैल्यू लिख सकते हो आप, क्या होगा 10x प्लस वाई। फिर वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर जब आप रिवर्स कर देंगे तब वैल्यू क्या बन जाएगी, 10y प्लस एक्स। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को लिख लीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, वो क्या करें, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू दी 4 टाइम्स, इज इक्वल टू दी 4 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। तो जब आप इसके डिजिट्स को चेंज कर देते हो फिर जो नंबर मिलता है उसका 4 टाइम्स, क्या करें, 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग दी ऑर्डर, रिवर्सिंग दी ऑर्डर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी दी हुई है, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, एक चीज उन्होंने और दी हुई है, इसको भी लिख लेंगे, चलो उसको बाद में रेस करेंगे। देखो इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 70x प्लस, इसको इससे करोगे तो 7y, इसको इससे करोगे तो 40y, और इसको इससे करोगे तो 4x। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को इधर ले आइए तो 70x, x वाले को x वाले के पास लिखेंगे और y वाले को y वाले के पास। ठीक है, देखो जरा क्या हुआ, ये प्लस में था इधर जाकर माइनस, ये प्लस में था इधर जाकर माइनस, और ये दोनों टर्म्स तो इधर ही लिखी हुई थी तो वो प्लस में रहेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो आएगा 66x, इन दोनों को सॉल्व कीजिए आएगा माइनस का 33y इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, 33 कॉमन है, क्या बचेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जरा मैं ये इरेज कर रहा हूं, अगर किसी को 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके आगे सॉल्व करता हूं। तो देखिए जो 33 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा, और 0 से डिवाइड होने के बाद वो एक्चुअली कितना बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 33 विल गिव यू 0। अच्छा, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जरा देखिए, उन्होंने एक और भी चीज बोली हुई है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3। तो डिजिट्स का जो डिफरेंस है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब बात यह आती है कि भाई x माइनस वाई लें या y माइनस एक्स लें, यह क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इस चीज को आप जरा समझिए कि जो ओरिजिनल नंबर था उसको जब आप 7 टाइम्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो इक्वल आएगा आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर के 4 टाइम्स। मतलब ये वाला नंबर छोटा था और ये वाला नंबर बड़ा था। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं, सपोज मैंने लिया आपका 49 और इसका जब मैं ऑर्डर जो है वो रिवर्स करूंगा तो 94 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो कहीं जाके इसके 4 टाइम्स के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो ओरिजिनल नंबर था उसकी यूनिट डिजिट ग्रेटर है और जो टेंस डिजिट है वो स्मॉलर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बड़ी वाली यूनिट में से छोटी वाली यूनिट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसलिए 3 आएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप यहां पर अगर आप 1 डिजिट को ले लेते x और 10 डिजिट को ले लेते y तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता, तो x माइनस वाई आता। इज दैट क्लियर? तो इस बात का बेटा ख्याल रखना क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया क्योंकि ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये नोट कीजिए। अब जरा यहां पे इसको लिखते हैं, y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू पुट करोगे तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। देखिए मैंने क्या किया, y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी एंड दैट इज 2x। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और y इज इक्वल टू 2x था, तो अगर 2 इंटू x की वैल्यू आप 3 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने डिटरमाइन दी नंबर। नंबर क्या है बताओ जरा, नंबर मैंने क्या लेट किया था कि 1 डिजिट पर होगा y और 10 डिजिट पर होगा x। तो नंबर क्या हो गया देखो, 1 डिजिट पर आएगा 6 और
टेंस डिजिट पर आएगा 3। सो द नंबर इज 36। और अब आप देख भी सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन दी टेंस डिजिट। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो मैंने डिफरेंट क्वेश्चन उठाया है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एक बार रीड करते हैं। इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल इन अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स if the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? तो देखिए जरा, समझिए। एक कोई पूल है, कुछ लेट्स से इस तरीके का 3D शेप का बनाता हूं मैं बढ़िया सा, और इसके अंदर लगे हुए हैं 2 पाइप। एक है बड़ा लार्जर डायमीटर का और एक है स्मॉलर डायमीटर का। ठीक है, और इन दोनों के अंदर से ही इसके अंदर पानी भरा जाता है, फिल किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से, और ये पूरा क्या हो जाता है, इस तरीके से भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली बड़ा वाला जो पाइप है वो कम टाइम लेगा और जो छोटा वाला पाइप है वो ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बड़ा वाला जो है इसको अगर सेपरेटली चला दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया, यहां से पानी आ रहा है, अगर इसको सेपरेटली चला दिया जाए तो ये कितने आवर्स में भर देगा, x आवर्स में। और अगर इसको बंद कर दिया जाए, सिर्फ इसको चला दिया जाए, तो इसको y आवर्स लगते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे पूल को भरने में बड़े वाले डायमीटर को कितना टाइम लगता है, तो बेटा x आवर्स में ये पूरा का पूरा एक पूल भर देगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 आवर में कितना भरेगा, तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 आवर में बेटा कितना फिल करेगा, 1/x, यूनिटरी मेथड, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय x। तो बेटा जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो 1/x लिखूंगा फॉर 1 आवर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं छोटे वाले डायमीटर, तो छोटा वाला अगर पाइप चलाया जाए तो y आवर्स में पूरा एक पूल भर देगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 आवर में ये कितना भरेगा, तो आप क्या कीजिए, इसको बोथ साइड y से डिवाइड कर दीजिए, या फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो लिखते हैं लेट टाइम टेकन बाय द पाइप ऑफ लार्जर diameter to fill the pool separately equals to x hours. ठीक है, and time taken by स्मॉलर पाइप या स्मॉलर पाइप ही लिख दो। ठीक है, समझ गए ना आप। तो ये कितना टाइम लगाएगा, y आवर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 आवर में ये कितना भरेगा, देखो जरा समझिए जरा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई टोटल कितने आवर्स हैं, 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स में से कुछ पार्ट तो भरेगा ये वाला। देखो 1 आवर में अगर इतना भरता है तो 12 आवर्स में ये कितना भरेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसी तरीके से भाई 12 आवर्स तक दोनों चलते रहे ना, भाई दोनों एक साथ में चलते रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो 1 आवर में अगर ये इतना फिल कर रहा है तो 12 आवर्स में कितना फिल करेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगर एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी रुपीज होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। इसी तरीके से 1 आवर में अगर ये इतना पुल फिल कर रहा है तो 12 आवर्स में कितना फिल करेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये छोटा वाला पाइप 1 आवर में अगर इतना फिल कर रहा है
तो 12 आवर्स में कितना फिल करेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर एक पेन की कॉस्ट 6 रुपीज है, एक पेन की कॉस्ट, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 1 आवर में छोटा वाला पाइप कितना पूल फिल कर रहा है, भर रहा है, 1/y। तो ये दोनों ही 12 आवर्स तक चले हैं साथ में, तो 12 आवर्स में ये कितना फिल करेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, कुछ पोर्शन फिल करेगा ये वाला पाइप, बड़ा वाला पाइप, कुछ पोर्शन फिल करेगा ये छोटा वाला पाइप, दोनों मिलकर क्या कर देंगे, ये पूरा पूल फिल कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, पूरा एक पूल भरेंगे। इज दैट क्लियर? अब जरा देखो 12 कॉमन है, तो 12 ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा 1/x, और यहां पे क्या बचेगा 1/y। यहां पे कितना है 1, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 12, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा देखिए, अब वो कह रहे हैं इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, डिवाइड होगा उधर, ठीक है, अच्छा 1/12 है भाई, ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा। अब देखो लार्जर पाइप कितने आवर्स के लिए चलाया गया है, 4 आवर्स, तो लार्जर पाइप चलाया गया है 4 आवर्स के लिए, स्मॉलर पाइप चलाया गया है 9 आवर्स के लिए। ठीक है, टू फिल दी हाफ पुल, वो क्या कह रहे हैं, अगर इसको बड़े वाले को 4 आवर्स के लिए चला दिया जाए और इसको 9 आवर्स के लिए अलग अलग चलाया जाए, तो वो क्या कह रहे हैं, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। तो बेटा कितना पूल भर जाएगा, हाफ। हाफ कैसे निकालते हैं, 1/2। ठीक है, तो ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं जरा इसको इरेज करके आगे सॉल्व कराता हूं। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां पर देखिए 1/x आ गया, और यहां पर भी 1/x है, यहां पर भी 1/y है, यहां पर भी 1/y है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे p इज इक्वल टू 1/x एंड q इज इक्वल टू 1/y। तो यहां पर क्या आ जाएगा, p प्लस q इक्वल्स टू 1/12। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 12p प्लस 12q इक्वल्स टू 1। ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, 1 और 2 लेने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली इसको फर्स्ट लो। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो 1/x यहां पर भी है, तो 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 1/x, बिल्कुल लिख सकता हूं, 4 1 4 ही तो होता है। और 1/x को हमने क्या लेट किया है, p लेट किया है। इसी तरीके से 1/y को हमने क्या लेट किया है, q लेट किया है। ये किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8p प्लस 18q इक्वल्स टू 1। ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब कुछ हो सकता है क्या, ऐसा करते हैं, uh, 48 आ रहा है। ठीक है, 48 कर लेते हैं भाई। देखो फर्स्ट में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, देखो 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो 40। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ठीक है, तो 24 आ जाएगा, 24 ज्यादा इजी है। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, सॉरी 48 नहीं है, 24। तो मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से, नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से। तो मल्टीप्लाइंग, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 3 एंड subtracting फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। ध्यान देना जरा, मुझे फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सेकेंड। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 24p प्लस, देखो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो 24q और यहां पे कितना आ जाएगा, 2। फिर मैंने क्या लिखा, एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 3।
तो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें भी और इसमें भी। तो 8 3 जा 24 p प्लस, जब आप यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 3 जा 24 और 3 24 54, और यहां पर भी 3 से। अब बात आती है सर इसको ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड ऊपर लिखोगे, फर्स्ट नीचे, ठीक है। फिर आपको क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आई थिंक नीचे शायद कट जाएगा, तो मैं ये इरेज करके अब आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। देखो 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितना आएगा 30, यहां पे लिख रहा हूं मैं। और 3 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा Q को हमने क्या लेट किया था, 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब क्या कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन किसमें, फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 12p + 12q = 1, ये थी, ठीक है। अच्छा यहां पर मैंने क्या पुट करना है, q की वैल्यू पुट करनी है। q की वैल्यू कितनी है, 1/30, तो q की जगह पर कितना आ जाएगा, 1/30, 6 2 जा एंड 6 5 जा, ठीक है। ये देखो प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएंगे माइनस, तो 1 - 2/5। एलसीएम ले लीजिए, 12p 5 - 2/5, 12p यहां पे कितना आ जाएगा 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3/5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 20। और p की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, 1/x, p की वैल्यू हमने क्या लेट की थी 1/x। यहां पे लिख देना कि p की वैल्यू क्या है 1/y, यहां पर लिखोगे q की वैल्यू क्या है 1/x। तो देखो p को हटाकर मैंने 1/x लिख दिया। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या दोनों का रेसिप्रोकल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो लार्जर पाइप will take 20 hours and smaller pipe will take 30 hours to fill the pool separately, ठीक है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन होना है। ऑब्वियसली बड़ा पाइप है तो कम टाइम लेगा, जो छोटा पाइप है वो ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। उसके बाद सेशन और केस बेस्ड देखेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 रीड कीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही आपको एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं ऑब्वियसली, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड कीजिए। प्लेसेस A and B are 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे, ठीक है। तो एक कोई हाईवे है भाई, लेट से हाईवे पर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 80 किलोमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B एट द सेम टाइम। इफ they move in same direction they meet in 8 hours, ठीक है। and if they move towards each other they meet in 1 hour 20 minutes, ठीक है। find the speed of cars। समझिए जरा, पहले आप ये देखिए कि स्पीड जो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड। भाई पढ़ा तो है आपने फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम,
इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो लेट करेंगे, पहले आप समझिए वो क्या कह रहे हैं कि एक हाईवे पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड दोनों पॉइंट्स पर टू कार्स खड़ी हुई हैं। पहली कार यहां पर, दूसरी कार यहां पर है। पहले केस में वो ये बोल रहे हैं कि अगर कार सेम डायरेक्शन में मूव करे, इधर या फिर इधर, तो वो 8 आवर्स में मीट करती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये इसका पीछा करेगा, आगे भागते चला जाएगा तो टाइम लगेगा 8 आवर्स। ठीक है, दूसरे केस में कह रहे हैं अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर मूव करे और एक इधर, तब दोनों कितने आवर्स में मीट कर जाते हैं? 1 आवर 20 मिनट्स में। ठीक है, अब जरा देखिए, पहले स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट, दो बार लिख दिया, लेट स्पीड ऑफ कार 1, कार 1 की स्पीड b x किलोमीटर्स पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार 2, जो दूसरे नंबर पे कार है, उसकी स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ध्यान देना जरा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इज इक्वल टू 80 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2। ध्यान दीजिए, ये वाली कार इधर मूव कर रही है और ये वाली कार इधर मूव कर रही है। ऑब्वियसली ये कार थोड़ी स्लो होगी, ये कार बहुत फास्ट जाएगी, फिर जाकर कहीं ये किसी पॉइंट पर मीट करेंगे। तो ये वाली कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी? पहले तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, फिर साथ में वो डिस्टेंस भी कवर करेगी जो कार बी ने कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 इज इक्वल टू 80 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे। अच्छा, डिस्टेंस कैसे मिलता है, जरा ध्यान दीजिए। डिस्टेंस मिलता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसकी कितनी है? x, और इसको टाइम कितना लगा है भाई? 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पीड इनटू टाइम। दूसरा है 80 माइनस डिस्टेंस, इसका देखो, इसकी स्पीड कितनी है? y, और इसको टाइम कितना लगा? दोनों 8 आवर्स में मीट कर रही हैं, तो इसको भी कितना टाइम लगा है? 8। ठीक है, ये प्लस में है, इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा। ये इसको कॉमन ले लो, 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, तो 80 डिवाइडेड बाय 8, आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी जरूरत नहीं, अच्छा अभी जरूरत पड़ेगी भाई। अब देखिए, अब दोनों, ये वाली कार इधर जा रही है और ये वाली कार इधर आ रही है, तो कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी, कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी, लेकिन दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे? 80। देखो, कुछ ये कवर करेगा, कुछ ये, दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो कितने किलोमीटर कवर करेंगे? 80 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 इज इक्वल टू 80। दोनों मिलाकर कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे? 80 किलोमीटर। ठीक है, अब जरा देखिए, डिस्टेंस कवर बाय कार 1, कार 1 ने देखिए कितना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे तो इन्हें टाइम कितना लगा? इधर देख लो जरा, 1 आवर प्लस 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को अगर आप 60 से डिवाइड करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3। तो कितना बचा? 1 प्लस 1/3। एलसीएम लो तो 3 प्लस 1 4/3 आवर्स। 60 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये मिनट्स में था, 60 से डिवाइड करके आवर्स में चेंज कर लिया। ठीक है, तो इतना टाइम लगा है। तो डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकलता? अभी हमने देखा स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है? x, इसको टाइम कितना लगा है? 4/3 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, कार 2 की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर, इसको टाइम कितना लगा है? 4/3, और दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया है? 80। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? 4/3 है कॉमन।
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा 20, 60, x प्लस वाई कितना आ गया 60। अब देखो यहां पे y नेगेटिव है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं ऐड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 और x माइनस वाई कितना आ गया 10, दोनों को ऐड करोगे तो y से y कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 80, यहां से ये मल्टीप्लाई और अच्छा 70 आएगा, सॉरी 60 प्लस 10 कितना आ गया 70, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, ठीक है। अब भाई स्पेस थोड़ा कम है, ये नोट कीजिए x की वैल्यू तो आ गई है, मतलब स्पीड ऑफ कार 1 तो आ गई है, इसकी भी निकालते हैं सेकंड कार की, आ जाइए। तो पुट करनी है हमें, पुट x इज इक्वल टू 35 इन सेकेंड इक्वेशन, इसमें पुट कर दो इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, x की वैल्यू कितनी है 35, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, सॉल्व करोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो स्पीड ऑफ कार 1 यहां पे लिख देना, स्पीड ऑफ कार 1 इज कितनी 35 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार 2 इज 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये थे आपके 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 13। एक बार रीड कीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूं, भाई बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, गरीब सर आपके, तो एक बार रीड करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन और फिर ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ही हैज वेराइटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू fiction, stories and quizzes, etc. He takes a fixed charge for the first 2 days and additional charge for subsequent day. Samruta क्या पढ़ रहा हूँ, मेरी आंखें खराब हो गई क्या। Amruta paid 22 rupees for a book and kept for 6 days, while Radhika paid 16 rupees for keeping the book for 4 days. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं भाई क्या उन्होंने बोला है। अच्छा, अमृता ने 22 रुपीज दिए हैं फॉर 6 डेज, ध्यान से समझिए जरा, यहां पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, बट मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। पहला देखिए वो क्या कह रहे, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका इन इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय, जरा ध्यान दीजिए, राधिका ने 4 डेज के लिए बुक ली थी, ठीक है। पहली बात तो यह है कि वो एक फिक्स्ड चार्ज देगी, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज होते हैं मान लीजिए x, ठीक है, बाकी हर दिन के लिए मान लीजिए वो देती है y रुपीज, ठीक है। अच्छा, उसने बुक कितने दिन के लिए ली है 4 डेज के लिए, 2 डेज के फिक्स्ड चार्ज उसने ऑलरेडी दे दिए, तो क्या वो 4 डेज के चार्जेस देगी, नहीं, 2 डेज को वो ऑलरेडी दे चुकी है, तो बाकी बचे 2 डेज के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज देगी। तो फिक्स्ड चार्ज और जो एक्स्ट्रा 2 डेज उसने रखे हैं उसको मिलाकर उसने कितने रुपए पे किए हैं 16 रुपीज, कितने पे किए हैं 16। तो देखो जरा, ये वाला ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय। अब अमृता का जरा देखते हैं क्या है, इसने लिए हैं 6 डेज के लिए, ठीक है। तो देखिए 2 डेज के लिए तो ये देगी फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, तो 2 डेज के दे दिए, बुक ले गई है वो 6 डेज के लिए, तो 2 डेज के उसने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, बाकी कितने डेज बचे 4 डेज, और दोनों को मिलाकर शायद उसने 26 रुपीज पे किए हैं, 22 पे किए हैं, 22 दोनों को मिलाकर फिक्स्ड चार्ज और 4 डेज के लिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हो x प्लस 4y इक्वल्स टू 22, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्जेस फॉर अ बुक। फिक्स्ड चार्जेस क्या है? देखिए फिक्स्ड चार्जेस निकालने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं ऊपर के दोनों क्वेश्चंस इरेज कर रहा हूं क्योंकि वो हो गए, और फिर इनको हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए आपको लिखने विखने की कुछ भी जरूरत है नहीं क्योंकि एमसीक्यूज है, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। देखिए x x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4y में से 2y आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? देखिए 22 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। y को, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर जब डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। मुझे लगता है ये वाली इक्वेशन थोड़ी छोटी है तो इस वाले में पहले पुट करते हैं। y की वैल्यू कितनी है? 3, 6, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड चार्जेस, उन्होंने क्या पूछे? व्हाट आर दी फिक्स्ड चार्ज, और जो x है वो हमने फिक्स्ड चार्ज लिए थे, इसका मतलब C इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर दी एडिशनल चार्जेस। अच्छा, एडिशनल चार्जेस क्या थे हमारे? y, तो y की वैल्यू कितनी है? 3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आते हैं लास्ट वाले पे, विच इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर मोर डेज, ठीक है। कितने मोर डेज? केप्ट फॉर 2 मोर डेज। अच्छा, अगर इन दोनों ने 2 डेज के लिए और एक्स्ट्रा रखा होता तो टोटल कितना पे करते? ठीक है। अच्छा, इसने देखो, इसने 22 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिए हैं। किसके लिए? 6 डेज के लिए, क्योंकि 2 डेज के लिए ये पे किए और 4 डेज के लिए। 2 डेज के लिए इसको और पे करने, अगर 2 डेज और रखे तो इसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे y के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज अलग है। और y की वैल्यू कितनी आई है देखो जरा, 3। तो 3 2 6, 6 प्लस 22 कितना आ गया? 28। अब बात करते हैं इसकी। तो इसने 16 रुपीज तो ऑलरेडी पे कर दिए हैं, अगर 2 डेज और रखते हैं तो अब इसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? y के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हैं? 3 रुपीज। तो 6 प्लस दिस 22, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 52। इसका मतलब 50। अच्छा, दोनों को ऐड करके 50 आ रहा है भाई, सॉरी। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोनों को कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे? 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट केस बेस। तो मैंने लिख लिया यहां पे, लेट नंबर ऑफ जयवंती एंड जॉन हैव बी एक्स एंड वाई। दोनों के पास मार्बल्स हैं। मान लीजिए जयवंती के पास एक्स मार्बल्स हैं और जॉन के पास वाई मार्बल्स हैं। इन दोनों के बीच में उन्होंने एक रिलेशनशिप भी दी हुई है कि टुगेदर हैव 25 मार्बल्स, ठीक है। दोनों को मिलाकर 45 है, तो दोनों के मिलाकर 45 उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक चीज और बोली है, उन्होंने बोला है कि जॉन हैज 15 मार्बल्स मोर देन जयवंती। तो जो जॉन है, जॉन की मैंने कितनी मानी है? वाई। तो जॉन के पास जयवंती से 15 मार्बल्स ज्यादा, मतलब जयवंती में अगर आप 15 मार्बल्स और ऐड कर दो तो जॉन वाले मिल जाएंगे आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, y को इधर ले आते हैं और 15 को इधर। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15। कैंसिल आउट, 2x इक्वल्स टू 30। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। तो जयवंती के पास कितने मार्बल्स हैं? x मतलब के 15। चलो y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन। इधर देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 है। तो x की वैल्यू है 15 प्लस y की वैल्यू हमें पता नहीं, 45। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस। तो y इज इक्वल टू कितना? 30। इसका मतलब अब आप देख भी सकते हो कि जॉन के पास
जयवंती से 15 मार्बल्स एक्स्ट्रा है, 15 प्लस 15 इज 30, ठीक है। अच्छा, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, जयवंती के पास, तो यहां पे लिख दोगे आप, जीवंती है, सॉरी भाई देख लेना यार नाम वाम में क्या रखा है, जीवंती हैज कितनी, 15 मार्बल्स, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है जॉन, जॉन के हमने निकाल ही लिए हैं, तो आपको किसी तरीके की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना आंसर लिख सकते हैं कि जॉन हैज कितनी, 30 मार्बल्स, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं इसी के बचे हुए पार्ट्स। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिए। वो कह रहा है इफ 45 इज रिप्लेस्ड बाय 55 इन दी अबव केस डिस्कस्ड इन दी क्वेश्चन। तो यहां पर जो 45 था पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 45, तो इसको अगर 55 से रिप्लेस कर दिया जाए तब क्या आएगा, और यहां पे कितना था -50, ठीक है। तो अब इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। दोनों को सॉल्व करेंगे, y से y कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2x। इन दोनों को सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा 40। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखो 2 से डिवाइड करोगे, 40 डिवाइडेड बाय 2 इज 20। अब पुट x इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी है 20 प्लस वाई विच इज 55। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, ठीक है। अच्छा, यहां पे वो क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज। तो जीवंती हैज यहां पे लिख दोगे आप, जीवंती हैज 20 मार्बल्स, ठीक है। यहां पर आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। तो जॉन के पास कितनी है बेटा, जॉन हैज 35 मार्बल्स, ठीक है। जब सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मार्बल्स भी चेंज हो जाएंगे। अब वो क्या करें, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियसली ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये वाली सिचुएशन किसके ऊपर बेस्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी तो सॉल्व किया है। तो ये था आपका केस बेस्ड 2, थोड़ा सा इजी था, मुझे लगा अच्छा होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं, जबरदस्त, नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 15 एक बार रीड करते हैं, बहुत अच्छा केस बेस्ड है। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक द स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स टू सी द पेंटिंग एग्जीबिशन which was held at Art College of Education, Bangalore. It is the part of an art integration of mathematics. The teacher and student had interest in painting as well. Students were eager to see the above painting. The teacher explained that the above paintings are based on the concept of pair of linear equations of 2 variables. ठीक है, तो आपके सामने फिगर आ रही है, पिक्चर्स भी आपको दिख रही होगी। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला जो लिखा रहा था वो वैसे ही बकवासी होती है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इसमें तो कुछ भी नहीं मिलेगी। चलो क्वेश्चंस बेटा आपको यहां से फोकस करने। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अबव स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो देखिए अभी मैंने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस पहले कराया था, एक अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप कि अब दोबारा से मुझे कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है। तो अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, द स्पीड ऑफ बोट इज दिस, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। देखिए अगर ये मान लीजिए रिवर है, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि वाटर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इसकी स्पीड है x और जो बोट हमारी है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए इसकी स्पीड है y, तो दोनों की स्पीड यहां पे ऐड ऑन हो जाएगी ना। अच्छा, यहां पर लकीली हमें दोनों की स्पीड दी हुई है, तो 5 + 2 कितना आ गया 7 किलोमीटर पर। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है।
अब यहां पर आ जाइए, इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। आपको बताया था कि जब अपस्ट्रीम होता है तो स्पीड कैंसिल आउट हो जाती है। यहां पर इसकी स्पीड देखो, बोट की स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन ध्यान से समझा है तो ये नोट कीजिए। देखते हैं इसके और बचे हुए पार्ट्स। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, अ बोट गोज 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और अभी हमने कैलकुलेट किया था डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ रही थी, 7 किलोमीटर पर आवर। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर इट। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें दे दिया है कितना, 21, स्पीड हमें पता ही है कितनी, 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, और ये डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 7 और यहां पे क्या आ जाएगा, टाइम, 7 3 इसका मतलब 3 आवर्स लगेंगे। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा, जब अप स्ट्रीम गए थे तो हमारी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब वो आपसे फिर से टाइम पूछ रहे हैं, तो फिर से फॉर्मूला यही रहेगा, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम को इधर ले आओ और स्पीड को इधर ले आओ। ठीक है, तो टाइम ये रहा और स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस उन्होंने हमें कितना दे दिया है, 12, तो 3 4 कितना हो गया, 12। इसका मतलब जब आप अपस्ट्रीम जाएंगे तो आपको 4 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ जरा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। फिफ्थ पार्ट रीड कीजिए, इफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज x किलोमीटर एंड y किलोमीटर, तो देखिए बोट की स्पीड कितनी दी हुई है, x किलोमीटर। ठीक है, और स्ट्रीम की कितनी दी हुई है, y किलोमीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहे हैं, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय डाउन स्ट्रीम बोट इन t आवर्स, तो टाइम कितना दे दिया उन्होंने, t। डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी, हमने किया हुआ है। अच्छा, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस कवर। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्पीड का, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फॉर्मूला होता है। टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, और टाइम को उन्होंने क्या बोला है, t लेने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, t पहले लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शंस में t पहले लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा किलोमीटर में, तो अब जरा चेक कीजिए, तो मुझे लगता है ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ, t x प्लस वाई। ठीक है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये नोट कीजिए। देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अपने लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन की, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। एक बार रीड करते हैं। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल हैड गॉन टू नंदनकानन फॉर स्टडी टूर। आफ्टर विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस ऑफ नंदनकानन, लास्टली दे विजिटेड बर्ड्स सेंचुरी एंड डियर पार्क. Rohan is clever boy and keep observe. He put the question to his friends, how many birds are there and how many deers are there in Kannananan. Rahul's friend Nishit gave the correct answer as follows. Nishit answered that total animals have 1000 eyes and 1400 legs. तो यहाँ पर हमें एक बात बता दी है कि 1400 है आईज एंड 1000 है लेग्स। मम्मी पंखा बंद कर दो। मम्मी तो ये दो बातें आपको पता चल गई है कि 1400 आईज है एंड 1000 लेग्स है। क्वेश्चन रीड कीजिए, इफ x and y be the number of birds and deer respectively, what is the
इक्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आईज। देखिए दो चीजें, एक तो बर्ड्स है, हर एक बर्ड की 2 आईज होती है और हर एक डियर की भी 2 आईज होती है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहां पर बर्ड्स कितनी दी हुई है, x, तो x को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ आईज मिल जाएगी। सपोज 1 पर्सन की अगर 2 आईज है तो 2 पर्सन की कितनी होंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, 3 पर्सन की कितनी होंगी 6, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, डियर कितनी है y, जैसे यहाँ पे 3 पीपल थे तो 3 से मल्टीप्लाई किया, डियर यहां पर है y तो y से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है टोटल नंबर ऑफ आईज ऑफ बर्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ आईज ऑफ डियर्स। इन दोनों को मिलाकर उन्होंने हमें आईज दी हुई है कितनी, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, उल्टा दिया। अच्छा, ये 1000 है लेग आईज और लेग्स हैं 1400, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर टोटल आईज कितनी है 1000। देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा x प्लस वाई विच इज 1000। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 500। तो x प्लस वाई कितना आ गया 500। तो D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, वो क्या करें, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेग्स। अब जरा ध्यान देना, यहां पर बर्ड्स कितनी है 4 और बर्ड्स के कितने लेग्स होते हैं 2, ऑब्जर्व किया होगा, प्लस डियर यहां पर कितनी है y और हर एक डियर की कितने लेग्स होते हैं 4 लेग्स होते हैं। तो टोटल लेग्स उन्होंने हमें बताए हुए हैं 1400। तो देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1400। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 2y कितना आ जाएगा 1400 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब x प्लस 2y कितना है 700, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 700, ये ठीक है। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट्स। तो नेक्स्ट 3 पार्ट्स देखते हैं। पूछ रहे हैं हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन जू। तो बर्ड्स बतानी है आपको। देखिए दोनों इक्वेशन जो भी हमने निकाली है वो मैंने यहां पे लिख ली है। तो विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड या जो भी आपको ठीक लगे उससे आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो जो भी आपके x होंगे वो है नंबर ऑफ बर्ड्स, इससे पहले आपने देखा, और जो है y वो है नंबर ऑफ डियर्स, ठीक है। तो आपको पहले बर्ड्स बताने, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा y, यहां पर आ जाएगा 200। तो y की वैल्यू देखिए 200 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 500 दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन में। देखिए y की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए 200, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 500 माइनस 200 आंसर आ जाएगा 300। तो नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी है 300। अच्छा नेक्स्ट में पूछा हाउ मेनी डियर आर देयर। तो डियर कितनी है आप देख सकते हैं, यहां पर y की वैल्यू कितनी आई है 200, इसका मतलब B इज द करेक्ट आंसर। अब वो आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, मतलब बर्ड्स और डियर को मिलाकर टोटल कितने हैं। भाई 200 ये है और 300 ये है, दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 500। इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने होंगे 500, ठीक है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, जो कि सारे के सारे होंगे असर्शन एंड रीजन के ऊपर। प्लीज नोट इट डाउन। आइए शुरू करते हैं असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको सारे ऑप्शंस एक बार रीड करके दिखा देता हूं। देखिए वो सारे ऑप्शंस फिक्स्ड हैं, हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखे जाते हैं, बट स्टिल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं और फिर देखते हैं कौन सा असर्शन सही है कौन सा रीजन सही है, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स स्टेटमेंट 1 विच इज असर्शन and statement 2 reason and has following 4 options A, B, C and D, only one of which is correct answer, mark the correct choice। पहली जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct, explanation for statement 1, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है बी, स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not correct, explanation for statement 1।
थर्ड है सी पार्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी है आपका स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, रीड करते हैं जरा, असर्शन रीड करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैंने एक साथ में लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस था तो यहीं पे कर लेंगे। स्टेटमेंट 1 रीड करते हैं और ध्यान से रीड करेंगे। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट दो केस में आता है, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए या वो कोइंसिडेंट हो जाए, ओवरलैप कर जाए। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि वो क्या होंगी, पैरेलल। तो पहले चेक करते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे जरा ध्यान दीजिए। चेक करते हैं A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 ओवर C2। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताना है तो आपको ज्यादा लिखने विखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली देखिए, A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की वैल्यू कितनी है 15, B1 की वैल्यू कितनी है 5, B2 की वैल्यू कितनी है 25, C1 की वैल्यू जरा देखिए यहां पर है -4 और C2 की वैल्यू कितनी है -5। तो माइनस से माइनस तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आ गया 4 ओवर 5। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 3 1 3 एंड 3 5 15, 5 1 5 एंड 5 5 25। तो 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 5 बट नॉट इक्वल्स टू 4 ओवर 5। इसका मतलब जो असर्शन है वो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। ये दोनों ही लाइंस क्या है, इनकंसिस्टेंट है। बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। रीजन देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली पैरेलल लाइंस। बिल्कुल सही बात है, लाइंस क्या है पैरेलल। इसका मतलब असर्शन भी ठीक है और रीजन भी बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जरा असर्शन रीड करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द lines representing this and this with the coordinates of x-axis is 24 square units। देखिए इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, चलिए मैं यहीं बना देता हूं, यहीं पे हो जाएगा, कट तो नहीं जाएगा। मैं जरा ऊपर का इरेज करता हूं, ठीक है, ये नोट कीजिए फर्स्ट वाला। आइए पहले एक बार ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं वो, x की वैल्यू दी हुई है 8, ठीक है, तो x की वैल्यू 8 यहां पर है। अगर इसका आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और अगर y इज इक्वल टू 6 आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगी ऐसे, आपने पढ़ी होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये बनेगा 8,6। तो कह रहे इस कोऑर्डिनेट से जो रेक्टेंगल बनने वाला है उसका एरिया उन्होंने दिया हुआ है 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसका एरिया होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यहां पर लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 6, समझ 8 6 48 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है आपका कितना 48 ना के 24। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो असर्शन है वो है फॉल्स, ठीक है। तो असर्शन फॉल्स, देखो ऑप्शन डी देखिए, उसमें दिया हुआ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस में आपको स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये फॉल्स है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन आ गया डी। आपको ज्यादा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो फिर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना 19th क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19, एक बार रीड करते हैं। असर्शन रीड कीजिए। द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर this and this. The value of x and y is 20 and 30, ठीक है। तो कैसे करोगे जरा देखिए, हमें यह पता है 4 एंगल्स अगर क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन 4 एंगल्स का सम कितना होगा 360, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स। एंगल A की वैल्यू देखिए आपको दी हुई है कितनी 6x प्लस 10, एंगल B की वैल्यू भी आपको दी हुई है कितनी 5x, एंगल C की वैल्यू आपको दी हुई है
x प्लस वाई, साइक्लिक, अच्छा सॉरी बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखो ऑपोजिट एंगल्स का सम, जरा ध्यान दीजिए, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए है 6x प्लस 10, एंगल सी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। x प्लस एक्स कितने हो गए, 7x, यहां पर y ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, तो 180 माइनस 10 कितना देगा, 70। ठीक है, इसके बाद b और d, b प्लस एंगल d, इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना होगा, 180। एंगल b कितना है, 5x, और एंगल d कितना है, जरा देखिए, एंगल d है आपका 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 180। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 5x प्लस 3y, ये माइनस में उधर जाकर प्लस। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब जरा सही से देखिए, यहां पर जरा देखो सही से, यहां पर ना ही x का कोफिशिएंट सेम है ना ही y का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो कैसे करोगे, मैं नीचे करा देता हूं। इस इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो होगा क्या, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21x, यहां पर भी 3 आ जाएगा और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3 एंड 5। ठीक है, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इन दोनों को क्या कर दो, सबट्रैक्ट, तो y कैंसिल आउट, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 16x, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 0 11 2 4 3। ठीक है, देखो 16 से जाकर उधर डिवाइड करोगे तो 32 इज डिविजिबल बाय 16, आंसर आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20, x की वैल्यू तो 20 आ गई। अब y की वैल्यू देखो कैसे होगी, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 170, x की वैल्यू कितनी है, 20, तो देखो 140 है, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 170 माइनस 140, y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक है, तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30, इसका मतलब असर्शन तो भाई साहब ठीक है। ठीक है, अब रीजन पे आ जाते हैं। दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर 180। देखो इसी कॉन्सेप्ट को तो भी हमने यूज किया कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 180। इसका मतलब इसका जो रीजन दिया हुआ है वो भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट वाला पार्ट विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एज वेल। तो क्वेश्चन नंबर 20 रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 है असर्शन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस ky प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज इनकंसिस्टेंट, देन k इज इक्वल्स टू -4। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि भाई a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। ठीक है, तो इसको छोड़ ही दो, हमें किसकी जरूरत है, इन दो की जरूरत है। नॉट इक्वल वाला केस लेना ही नहीं है। तो a1 की वैल्यू जरा देखिए 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू जरा वहां से देखिए 6 और b2 की वैल्यू कितनी है -k। ठीक है, इस k को इधर ले आइए और इसको इधर, k को इधर ले आइए, -k इधर आ गया, ये 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना हो गया 4, ये माइनस इधर भेज दीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ गई -4। इसका मतलब असर्शन तो ठीक है भाई। ठीक है, अब रीजन पे आ जाते हैं। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल। मैं जरा चेक भी कर लेता हूं भाई, इक्वल। देखो यहां पर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए इनकंसिस्टेंट के लिए, और यहां पे क्या दिया हुआ है, इक्वल। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स या फिर नॉट ट्रू। ठीक है,
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।